होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्रेया और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो लेक्चर में। आज की जो वीडियो होने जा रही है वो वापस से हमारे जो करंट टॉपिक चल रहा है होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पर ही डिपेंडेंट है। जहां पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मतलब जो आज की जो वीडियो है वो हमारी जनरल सॉल्यूशन के ऊपर है, जहां पर हम देखेंगे जो पीआई के हमने जब केसेस स्टडी किए थे तो मैंने आपको बताया था एक जनरल केस भी होता है जिसकी हेल्प से किसी भी टाइप का हमें फंक्शन गिवन हो उसका हम पीआई इजीली निकाल सकते हैं। वो कुछ इस टाइप से मैंने आपको रूल बताया था। हमने होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब स्टार्ट किया था तब मैंने आपको सीएफ एंड पीआई केसेस बताए थे। उसमें एक केस था हमारा जनरल सॉल्यूशन का कि इसकी हेल्प से आप किसी भी टाइप की पीआई का फंक्शन क्यों ना हो आप निकाल सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम वही केस को डिस्कस करेंगे एंड जो प्रीवियस पीआई के केसेस थे वो हमने हमारी जो इसके पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर अच्छे से डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको सारे पीआई रिलेटेड केसेस समझ में आ गए होंगे। एंड आज की वीडियो में आपको जनरल केस भी क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे पीआई निकाल सकते हो। ओके, चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है कुछ इस टाइप से। तो हमारी पहली स्टेप क्या थी? सीएफ निकालना। सीएफ निकालने के लिए हमें फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश अलग चाहिए, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश अलग करते हैं। डी स्क्वायर जेड प्लस ये क्या हो जाएगा डी डी डैश जेड माइनस 6 डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू वाई कॉस एक्स। ओके, समझ में आया? अब यहाँ से मैंने z को कॉमन लिया प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल्स टू वाई कॉस एक्स। गॉट इट? अब हम क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें सीएफ निकालना है। चलिए तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं? d इज इक्वल्स टू m एंड d डैश इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी? m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसके रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये ब्रेकडाउन किस में होगा? 3 एंड 2 में। और ऐसा ब्रेकडाउन हमें करना रहता है कि हमारा ये वाली टर्म सेम रहे और ये वाली टर्म भी प्रोडक्ट पे क्या आ जाए, यही आए। तो हमारा इसको ब्रेक करना तो इसी में आए हो, कितना आपको आता होगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे? रूट फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ से m कॉमन आया एंड m प्लस 3, इधर से माइनस 2 कॉमन आया, m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास रूट्स क्या बने? m माइनस 2 एंड यहाँ पर हम बॉक्स नहीं लगाकर ऐसे लिखते हैं, ऐसे m प्लस 3, यहाँ से ये फैक्टर कॉमन लिया एंड देन m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट? अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए जिसकी हेल्प से हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस फैक्टर से हमारे पास m की वैल्यू क्या होगी? माइनस 3। ओके, एक वैल्यू आई हमारे पास। एंड दूसरे वाले फैक्टर से क्या होगा? m इज इक्वल्स टू 2। गॉट इट? हमारे पास m की वैल्यूज आ चुकी है, तब हम CF निकाल लेते हैं। CF F1। ओके, आई होप आपको पता होगा y माइनस 3x प्लस F2 y प्लस 2x। ये हमने CF के रूल्स में पढ़ा था, जब रियल एंड डिफरेंट करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारा CF आएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसे पीआई निकालने की। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम अच्छे से पीआई को समझते हैं। ओके, सो गाइस अब हम चलिए पीआई की प्रोसेस देखते हैं जो कि मेन है। अभी तक सीएफ निकालना तो पूरा कॉमन ही था एंड आपको बहुत अच्छे से आ भी गया होगा। इतने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस जो कर लिए हैं। चलिए अब हम देखते हैं पीआई जो हमारा मेन क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको कंसंट्रेट होकर बैठना है। ओके, अब आप सोच रहे हैं कि आपने इतना क्यों नहीं रफ किया? इसका भी एक रीजन है, ये हमको हेल्प करेगा पीआई निकालने में। ओके, तो पीआई बेसिकली होता क्या है? 1 के अपॉन में फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश जो कि है यहाँ पर, मैं इसे एज इट इज लिख देती हूँ, माइनस 6 डी डैश स्क्वायर
इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जो कि हमारा राइट हैंड साइड में रहता है। ओके, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या फंक्शन है, वाई इंटू कॉस एक्स। ओके, ये होता है हमारा बेसिकली पीआई। अब आपको यहाँ देखना है कि हमने जितने भी पीआई के केसेस पढ़े हैं, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, साइन कॉस वाले हो, पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, यहाँ पर देखिए वो दोनों ही नहीं लग रहे हैं। मतलब तीनों जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं वो यहाँ पर कोई सा भी स्पेसिफिक अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको अगर ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली ये वाली मेथड अप्लाई कर सकते हो पीआई निकालने के लिए। बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। आपको बस कंसंट्रेट होकर बैठना है। हम एक ही क्वेश्चन देखेंगे तो आप इसको अच्छे समझना। अब यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो आप इसको जनरल मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप कोई सा भी हमारे पास पीआई का केस आ रहा है, कोई सा भी फंक्शन आ रहा है एक्स एंड वाई का, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, साइन कॉस हो, पॉलिनोमियल हो, कोई सा भी केस में आप जनरल मेथड लगा सकते हो, इसीलिए इसको जनरल मेथड कहते हैं। ठीक है, अगर आपने इस पर बहुत अच्छे से कमांड कर लिए तो आप कोई से भी मेथड को, मतलब कोई से भी क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो अब आप क्वेश्चन अभी पेन अपने नोट डाउन, मतलब आप स्टॉप कर दीजिए राइटिंग और इसको अच्छे से समझिए। अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, जब हम पीआई के केसेस को स्टडी कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जनरल मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पीआई निकालने के लिए, तो आपको क्या करना रहेगा, अपॉन में हमारे पास जब फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश रहता है वो हमको इस फॉर्म में नहीं चाहिए। हमको किस फॉर्म में चाहिए, वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ इस फॉर्म में चाहिए, फ्रैक्शंस के फॉर्म में चाहिए। चाहे जितने फ्रैक्शन बने उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। ओके, पहली बार आपको समझ में आई। जब आप जनरल मेथड के हेल्प से पीआई निकालोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश है उसको फ्रैक्शंस में सेपरेट करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। अब आप सोचोगे कि फ्रैक्शंस हम कैसे क्या बनाए, तो इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा आपको टाइम इतना वेस्ट नहीं करना है बनाने में, खुद से सोचने में। आपको क्या करना है, जिस फैक्टर से आपके रूट्स निकले थे आपको उसकी हेल्प लेना है। देखिए यहाँ पर ये दो फैक्टर से हमारे रूट निकले थे, यहाँ से निकला था -3, यहाँ से निकला था +2, ये हमारे रूट्स निकले थे। तो आपको इसी पॉइंट पर जाना है जहाँ जिस फैक्टर से हमारे रूट्स निकले थे। ओके, अब यहाँ पर m+3 एंड m-2 ये ही दो फैक्टर है जिसकी हेल्प से हमारे रूट निकले थे। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पर आपकी क्यूबिक इक्वेशन हो, देना आपके पास 3 रूट्स आएंगे, 3 फैक्टर्स बनेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, इन दो फैक्टर्स से आप कैसे हेल्प लोगे। अब यहाँ देखिए, हमने d को सब्स्टिट्यूट किया था m से एंड d डैश को सब्स्टिट्यूट किया था 1 से। तो आपको इन फैक्टर्स में भी अगेन वही रिप्लेसमेंट कर देनी है। d की जगह m की जगह पर d रख देना है, एंड जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको, d डैश। अब आप देखिए, अब ये फैक्टर्स क्या बन जाएंगे। देखिए d की जगह पर m है तो m की जगह पर वापस से d रखना है। ठीक है, d +3 इंटू, अब यहाँ पर इंटू में क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, d डैश। आई नो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो हम इंटू में 1 कर सकते हैं। आपकी बात सही है कि मैं इसको m+3 है तो इसको m × 1 + 3 × 1 ये भी लिख सकता होता है। ये क्या हो जाएगा, d डैश + 3d डैश। आपकी बात सही है, 100% आप सही हो, लेकिन आपको इस तरीके से पुटअप नहीं करना है। आपको जो d डैश वाली टर्म है वो सिर्फ कांस्टेंट के साथ ही रखना है। आपको d के साथ d डैश वाली टर्म नहीं रखना है। जहाँ जहाँ पर कांस्टेंट है वहीं पर आपको × 1 करके d डैश सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप m+3 है, तो मैंने क्या कहा, जहाँ पर कांस्टेंट टर्म है वहीं पर आप d डैश अप्लाई करोगे, d डैश का रिप्लेसमेंट आप वहीं पर करोगे। ओके, चलिए, तो m की जगह पर d रखना है, एंड जहाँ पर कांस्टेंट है उसके साथ हमें किसका रिप्लेसमेंट करना है, d डैश का। क्यों, क्योंकि उसको हम × 1 करके लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 3d डैश। गॉट इट। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे हमारे पास m+3 का क्या बना, d + 3d डैश। m+3 मतलब m की जगह पर d प्लस, मैंने क्या कहा, कांस्टेंट आपको जहाँ दिखे आपको क्या करना है, × 1 करना है। और यहाँ पर 1 को हमने किससे, d डैश को क्या हमने पुटअप किया था, 1, तो वापस 1 की जगह पर d डैश रख देना है। ओके, तो ये हो गया 3d डैश। समझ में आया। देन एक सेकेंड फैक्टर और हम देखते हैं,
m माइनस 2। ओके, अब m माइनस 2 में अगेन m की जगह पर d रखना है एज इट इज। कांस्टेंट वाली टर्म जहाँ आई आपको वहाँ ध्यान देना है, कांस्टेंट वाली टर्म में इंटू 1 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें d डैश भी चाहिए फंक्शन में। अब यहाँ पे इंटू 1 करा एंड 1 को हमने क्यों सब्स्टिट्यूट किया था, d डैश से सब्स्टिट्यूट किया था, तो वापस क्या हो जाएगा यहाँ पर d डैश। ये हमारा फैक्टर बन गए। जैसे हमारे रूट्स आए थे वही रूट्स के फैक्टर से हमने दोनों हमारी ईच वाली फंक्शन के भी रूट्स फैक्टर्स बना लिए। ओके, अब आप इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो, ठीक है। d प्लस 3d डैश इंटू d माइनस 2d डैश। आप इनका मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है। आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर आपका यही का यही फंक्शन बन रहा है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, बस आपको यहीं पर ध्यान देना है। छोटी सी चीज़ यही है, बच्चों की गलती यही हो जाती है कि वो इंटू 1 कभी कभी m में भी कर देते, लेकिन आपको जहाँ पर m है वहाँ पर आपको इंटू 1 नहीं करना है, मतलब d डैश नहीं लगाना है वहाँ पर, ठीक है। सिंपल m है तो आपको उसकी जगह पर d रखना है, समझ में आया। बाकी कांस्टेंट के साथ ही आपको d डैश वाली टर्म को जोड़ना है। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए। ओके, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जहाँ जिस फैक्टर से जिन फैक्टर से आपने रूट्स निकाले हैं, ओके, वहाँ पर आपको जाना है। देन जहाँ पर आपने रिप्लेसमेंट किया था d इज इक्वल्स टू m एंड d डैश इज इक्वल्स टू 1, वही आपको रिप्लेस करना है। ओके, सब्स्टिट्यूट किया था आपने d इज इक्वल्स टू m एंड d डैश इज इक्वल्स टू 1, वही आपको वापस रिप्लेस कर देना है। कैसे, कहाँ पर, जिन फैक्टर से आपके रूट्स आए थे CF के लिए। ओके, तो यहाँ पर जाना है। देन एक पॉइंट टू बी रिमेम्बर क्या है, आपको m की जगह पर d रखना है एंड 1 की जगह पर d डैश रखना है। और 1 कैसे आएगा, 1 हमेशा कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। शॉर्ट में कहे कि सिंपल m की जगह पर d एंड जहाँ जहाँ पे कांस्टेंट आ रहे ओनली कांस्टेंट, उसके मल्टीप्लाई में आपको d डैश लगा देना है, लाइक दिस। ओके, आपको अगर इतना नहीं सोचना है तो आप क्या कर सकते हैं, m प्लस 3 है तो m की जगह पर d एंड मैंने क्या किया, कांस्टेंट जहाँ भी है उसके साथ आप d डैश लगा दो, खत्म। ओके, देखिए मैं यहाँ पर इसीलिए इतनी बार समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए d m प्लस 3, m की जगह पर नॉर्मली d पुट अप करना है एंड जहाँ भी कांस्टेंट है उसके साथ d डैश। यहाँ कांस्टेंट है d डैश, m माइनस 2 है, m की जगह पर d माइनस 2 कांस्टेंट एज इट इज, जहाँ पर कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई में d डैश। ये आपके दो फैक्टर्स बन गए। आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, दोनों अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही का यही फंक्शन बन जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। मैं इसे रॉक कर देती हूँ। ओके, तो हमारे पास क्या बन रही है, ओवरऑल पी आई इज इक्वल्स टू, हमारे पास दो फैक्टर्स बन चुके हैं। व्हाट, डी, एक तो बना हमारे पास डी प्लस 3d डैश एंड डी माइनस 2d डैश। ये दो फैक्टर्स हमारे पास बने। एक m प्लस 3 का फैक्टर हमारे पास ये बना एंड m माइनस 2 का फैक्टर हमारे पास ये बन गया। ओके, हमारे पास फंक्शन क्या है, y cos x। बस आपने इतना फ्रैक्शन से आपने फॉर्म कर लिया, आपका आधा काम यहीं पर हो गया है। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, देन आप उसकी हेल्प से आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए मैं अब इधर साइड ड्रॉप कर रही हूँ। चलिए, अब हमारे पास फॉर्मूला है जनरल केस के लिए, आपको 1/d प्लस एम डी डैश के फॉर्म में एक फैक्टर लेना है एंड इनटू में क्या है हमारे फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, तो आपको यहाँ करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूशन करना है, y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स। जहाँ पर आप m कहाँ से लाओगे, ये चीज को कंपेयर करके। ओके, c प्लस एम एक्स, जहाँ पर c क्या है हमारा कांस्टेंट, देन ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x, y की जगह पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है अब c प्लस एम एक्स।
तो उसका इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाएगा हमारा पी आई। ओके, अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दो फैक्टर है तो इसे हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इतने फैक्टर को लेते हैं। ओके, इसको हम एज इट इज बाहर रखते हैं अभी। तो हमारे पास पी आई क्या बनेगा, मैंने b प्लस 3d डैश को बाहर रखा एंड देन ऊपर लिखा फंक्शन एंड d माइनस 2d डैश। ओके, अब ये वाला फैक्टर देखिए हमारा इस फॉर्म का बन गया है, पी आई के फॉर्म का। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे आप, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। एम कहाँ से मिलेगा आपको, ये चीज़ को कंपेयर करके फॉर्मूले से। हमारे फॉर्मूले में क्या है, d प्लस एम डी डैश। ओके, तो अब यहाँ पर m को आप बाय कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू मिल रही है, -2। ओके, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, c माइनस 2x। ये y की वैल्यू आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली आप यहाँ पर रूट्स भी रख सकते हो, पर आप कभी ऐसा गलती से कर दो कि ये वाले फैक्टर के साथ इसके रूट्स लग जाए या फिर इसके साथ आप m की वैल्यू पुटअप कर दो इस वाले रूट फैक्टर की, तो ऐसा नहीं हो। इसलिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाले फैक्टर के साथ कौन सा रूट निकला है। मतलब ये कुल मिलाकर हम देखें तो ये क्या हमारे पास m माइनस 2 एंड ये क्या हमारे पास n प्लस 3। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब जब आप जनरल मेथड में इस टाइप के फ्रैक्शंस बनाओगे तो जो आपका रूट निकला है वही रूट के अकॉर्डिंग ही आपको y को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, आई हो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, पर आपको क्या करना, सिंपली आप कंपैरिजन कर लेना। कंपैरिजन की हेल्प से वो इजी हो जाएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि d प्लस एम डी डैश है एंड यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, -2। ओके, चलिए, तो अब हमारे पास y का सब्स्टिट्यूशन है, मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ c माइनस 2x। ये हमारा पहला सब्स्टिट्यूशन है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर पी आई का रूल लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज चल रहा है। ओके, अब यहाँ पर ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x कोमा y की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, c प्लस एम एक्स, उसके इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए, अब y की जगह पर हमें मतलब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, c प्लस एम एक्स। गॉट इट। बस आपको इतना ही करना है। जब फैक्टर आप बनाओगे तो आपको अपॉन में क्या करना है, सिंपली m को कंपेयर करना है, देन सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद फंक्शन जो हमारा है उसके अंदर y की जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह पर हमको रखना है c माइनस 2x cos x dx। ओके, ये हमारे पास टर्म बन गई। ये एज इट इज चल रहा है। पहले हम इस फैक्टर को सॉल्व करते हैं, देन इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन किसकी हेल्प से कर सकते हैं, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। चलिए, आइलेट रूल से हम कर देते हैं इसे। तो ये हमारा ए वाला फंक्शन है, मतलब एलजेब्रा वाला फंक्शन है एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहला वाला फंक्शन कौन बनेगा, फंक्शन 1 हमारा एलजेब्रा बनेगा एंड फंक्शन 2 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक बनेगा। चलिए, आइलेट की हेल्प से करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखा, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि है cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि है -2 इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। तो यहाँ आ गया sin x dx। ओके, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मतलब ये इक्वल नहीं आएंगे यहाँ पर, आपको यहाँ पर एज इट इज वैसी की वैसी चीज़ें लिखना है। 1/d प्लस 3d डैश 1/d प्लस 3d डैश एंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/d प्लस 3d डैश और ये ब्रैकेट में एज इट इज चल रहा है। ओके, चलिए, c माइनस 2x cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x एंड माइनस माइनस प्लस का 2 sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वापस से माइनस ऑफ cos x। तो मैंने यहाँ क्या करा, माइनस ऑफ cos x।
ये हमारे पास ये वाले फैक्टर की वैल्यू हमने सब सॉल्व करी तो हमारे पास आ गई। ओके, क्या आई, माइनस माइनस प्लस हुआ, देन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स। तो ये हमारे पास एक फैक्टर बन गया। अब यहाँ पर बारी आती है हमारे वापस से रिप्लेसमेंट की। हमने जैसे सब्स्टिट्यूट किया था वहाँ इज इक्वल टू सी माइनस 2x, तो इसको वापस से हमको रिप्लेस कर देना है। जहाँ जहाँ पर c माइनस 2x है वहाँ पर हमको रख देना है y। ओके, तो चलिए इसे हम थोड़ा सा रब करते हैं, थोड़ा सा मैसी हो गया है। चलिए इस फैक्टर को मैं हटा दूँ, इसको सॉल्व करके हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली है। ओके, तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रही हूँ। ओके, चलिए 1/3d कॉमन। अब c माइनस 2x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, y, तो वापस से अब हम रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, y sin x माइनस 2 cos x। गॉट इट। चलिए अब हम इसे रब कर देते हैं। चलिए इतना हो गया है। एक बार और हमें सेम मेथड अप्लाई करना है, देन हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगेन अब हम क्या करेंगे, ये क्या चीज़ होती है, d प्लस एम डी डैश, ये हमारी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा जो फंक्शन है वो किसी स्पेसिफिक केस में सिमिलर नहीं हो रहा है, तो हमें जनरल मेथड से ही सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ पर वापस से हम कंपेरिजन करेंगे। ये चीज़ क्या होती है, d प्लस एम डी डैश, तो कंपेयर करने पर हमारे पास वैल्यू आ रही है m की प्लस का 3, तो हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, वहाँ इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स करते हैं, तो m की वैल्यू आ रही है 3, तो ये हो गया c प्लस 3x। गॉट इट। चलिए अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये वाली पूरी टर्म किसकी इक्वल हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड y, जहाँ पर y की जगह पर अब हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, c प्लस 3x। ओके, तो जहाँ जहाँ पर आपको x के फंक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ओके, x का फंक्शन एज इट इज रहेगा, बस सिर्फ y की जगह पर आपको क्या करना है, जो वैल्यू है हमारी सब्स्टिट्यूशन की वो रख देना है, वो पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो अब ये क्या होगा, पूरे फंक्शन का क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। सबसे पहले आप यही वैल्यू लिख दिया करिए, तो आपको इजी हो जाएगा पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। ओके, क्या हमारे ये वाली जब हमने सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, जनरल मेथड को हम यूज़ करते हैं, तो पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है। बस y की जगह पर क्या होता है, c प्लस एम एक्स आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर y की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y की जगह पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया c प्लस 3x। ओके, ये हो गया। एक सेकेंड, मैं इसको पूरा प्रॉपरली लिख देती हूँ। ये हो जाएगा c प्लस 3x, y की जगह सब्स्टिट्यूट किया sin x माइनस 2 cos x। ये वाली टर्म में y था ही नहीं, तो y को हमने लिखा ही नहीं। ये पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यही क्या होगा हमारा नेट pi। चलिए अगेन अब मैं क्या करती हूँ, इंटीग्रेशन ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दो को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ c प्लस 3x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x dx, यहाँ पे भी dx। ओके, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी अब क्या लग जाएगा, आइलेट रूल, एंड ये सिंपल हो जाएगा। चलिए फर्स्ट वाली चीज, कांस्टेंट c प्लस 3x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos x, माइनस ऑफ cos x, देन अगेन माइनस है 2 बाहर, एंड cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, तो ये हो जाएगा sin x। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर एक सेकेंड, हमने ये वाले टर्म को लिखा ही नहीं, c प्लस 3x कॉन्स्टेंट रहा, देन सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ cos x, देन सेकेंड वाले टर्म का पूरा होल का इंटीग्रेशन। फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या होता है, ये आइलेट के हेल्प से मैं एक्सपांड कर रही हूँ। फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन ऑफ होल,
फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, जो कि हो जाएगा 3 इंटू सेकेंड फंक्शन का वापस से इंटीग्रेशन, जो कि क्या आ रहा है माइनस ऑफ cos x dx। ओके, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस को मैंने निकाल के बाहर कर दिया और ये हो गया हमारे पास cos x dx। ओके, और देन हमारे पास ये वाली चीज बची है माइनस ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x मतलब sin x। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, c प्लस 3x इंटू माइनस ऑफ cos x प्लस 3 कांस्टेंट बाहर एंड cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x माइनस 2 sin x। गॉट इट। अब हमारे पास लगभग पी आई आ ही चुका है, अब मैं इसे रफ कर रही हूँ। हमारे पास पी आई की वैल्यू आ गई है ये। अब सी प्लस, अब हम हमारी लास्ट स्टेज क्या है, भाई को जिससे हमने सब्स्टिट्यूट किया था अगेन उसको क्या कर देंगे हम रिप्लेस। तो भाई को सब्स्टिट्यूट किया था c प्लस 3x से, तो जहाँ जहाँ पर हमारे पी आई में c प्लस 3x है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे भाई। चलिए तो ये क्या हो जाएगा भाई इंटू माइनस ऑफ cos x प्लस 3 sin x माइनस 2 sin x, कितना बचा प्लस का sin x, ये हो गया sin x एंड इसको हम प्रॉपर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा sin x माइनस y cos x, ये हो गया हमारा पी आई एंड हमारा कंप्लीट आंसर क्या होता है सी एफ प्लस पी आई। तो हम सी एफ प्लस पी आई लिख देते हैं। चलिए तो कंप्लीट आंसर होगा z इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू क्या थी f1 y माइनस 3x प्लस f2 y प्लस 2x, ये हमारा सी एफ हो गया प्लस पी आई साइन एक्स माइनस y cos x, ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। आपको समझ में आया कैसे हमने पी आई जनरल मेथड से निकाला। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि हमने कैसे पी आई निकाला। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं देखूंगी, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं ये मेथड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दूंगी और उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको ये वाली मेथड ईजी लगने लगेगी। आपको अभी थोड़ी सी टफ लग सकती है ये मेथड, लेकिन अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं ज़रूर से आपके लिए एक और क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप ये वाली मेथड से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।